हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एज ए रिवीजन के तौर पर आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक पुरुष है और एक महिला, यानी ये दो महिलाएं आपको दे रखे हैं, दो महिलाएं और तीन लड़के यानी कि तीन बॉयज एक साथ मिल अलग अलग जो है किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यानी कि इनकी क्षमताओं का अनुपात हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक, दो और तीन का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर 1 से और 2 से और 3 से। तो यहाँ पर आपके पास मैन, वुमेन और बॉयज़ की क्षमताओं का रेशियो जो है वो आपके पास आ जाएगा। 6 में 1 का भाग लगाएंगे तो 6 यूनिट, और यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 3 यूनिट, और यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे तो 2 यूनिट। ये इनकी क्षमताओं का रेशियो हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी की क्षमता हमारे पास 6 यूनिट है, तो 1 इंटू में 6 आएगा। और यहाँ पर एक आदमी जो है वो 121 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, यानी कि इंटू में 121। ये आपके पास टोटल वर्क आ चुका है। अब पूछा गया कि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास इतना था। और यहाँ पर इनकी क्षमताएं हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि एक पुरुष था, एक महिला थी और एक लड़का था। तो यानी कि इनकी क्षमताओं को ऐड करेंगे तो बट्टे में 11 आएगा, यानी कि ऊपर 6 गुणा 121 आएगा और बट्टे में 11, और 11 से इसको काट देंगे तो 11 बार कटेगा, यानी कि 66 दिन का जो है इनको समय लगेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया ए जो है किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वो किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 90 आ जाएगा। तो इनकी क्षमताएं आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर ए की क्षमता जो है वो आपके पास आ जाएगी 18 पंजे 90, यानी कि 5 यूनिट, और बी की क्षमता जो है वो आपके पास आ जाएगी 3 यूनिट। बाद में बोला गया ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले से इस कार्य को पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 16 सही 2/3 दिन जो ये समय दे रखा है, आप इसको क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि 16 3 48 प्लस का 2 50/3 दिन पहले जो है ए ने काम छोड़ दिया था। बट इतने कुछ समय तक इन्होंने एक साथ काम किया था, वो समय मान लीजिए टी था, ठीक है। तो ए और बी ने जो है यहाँ पर मान लीजिए टी समय तक साथ मिलकर काम किया, और बाद में जो है ए ने काम को छोड़ दिया कितने दिन पहले, 50/3 दिन पहले। तो 50/3 दिन का काम करेगा कौन, बी अकेला करेगा, यानी कि बी अकेला काम करेगा 50/3 दिन का काम। अब ये टोटल वर्क के बराबर होगा, यानी कि टोटल वर्क तो हमारे पास 90 यूनिट का था, तो बराबर हो जाएगा ये 90 के। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास आ जाएगा टी ने कितने दिन तक काम किया वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता 5 यूनिट थी, बी की क्षमता 3 यूनिट थी, यहाँ पर भी 3 रखेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर ये 5 3 8 टी आ जाएगा, और ये 50 इधर जाकर घटेगा, तो यानी कि बराबर 40 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 5। ये 5 दिन का कार्य जो है यहाँ पर 5 दिन तक इन दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया था, यानी कि ए ने भी 5 दिन तक काम किया था। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लीजिए इनलेट पाइप ए था जो कि यहाँ पर पूरी तरह से खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 120 घंटे में भर सकता है। जबकि बी जो है यहाँ पर ये आउटलेट पाइप यानी कि खाली करने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह यह रिप्रेजेंट करता है कि खाली करने वाला टैंक है, यह पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूछा गया यहाँ पर यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो 120/54 कर लीजिए, यानी कि ये आपके पास 6 से कटेगा, यह 6 9 54, ये आ जाएगा 6 9 54, और ये 6 दूनी का 12, यानी कि यहाँ पर 9 की कमी है। तो आपके पास यहाँ पर 120 को गुणा करा लीजिए 9 से, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1080, यानी कि 1080 जो है यहाँ पर यूनिट टंक की जो है ये खाली थी पूरी। तो यहाँ पर आपके पास इनकी क्षमताएं आ जाएगी, यानी कि ए जो है इनलेट पाइप जो है इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 120 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9 यूनिट ए की क्षमता। और यहाँ पर बी की क्षमता कैलकुलेट करेंगे तो ये 54 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 बार जाएगा, और ये 20 यूनिट जो है इसकी क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पर बोला गया कि 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो 8 ये इनलेट पाइप हैं
यानी कि एक इनलेट पाइप की 9 यूनिट क्षमता है, और आउटलेट पाइप यानी कि 3 आउटलेट पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप की क्षमता 20 यूनिट है। अब मान लीजिए ये टी समय तक खोले जाते हैं और ये टंकी पूरी भर जाती है। पूरी कितनी खाली थी? 1080 यूनिट खाली थी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास 9 8 72 माइनस 60 करेंगे, यानी कि 12 टी बच जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 1080, यानी कि टी बराबर आ जाएगा ये 90 सेकेंड, ये 90 घंटे, सॉरी 90 घंटे का समय जो है वो आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है। इसका मान भी आपको दे रखा है और इसका मान भी आपको a प्लस बी प्लस सी का भी मान दे रखा है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए ये x था, ठीक है। अब x क्यों माना है? ताकि ये बार बार में लिखना ना पड़े, इतना बड़ा स्टेप एग्जाम के अंदर, और एग्जाम के अंदर जो है टाइम की कितनी वैल्यू होती है ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc। अब एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करानी है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला जिनको पता नहीं है उनके लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बराबर होता है 1/2 इंटू में a प्लस का b प्लस का c, और इंटू में होता है यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर b माइनस c का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। इससे रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये आपके पास हो जाता है एक फॉर्मूला, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे जो आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 405 दे रखी है, तो ये बराबर 405 रखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 1/2। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 दे रखी है, यानी कि गुणा में 15 रखेंगे, और गुणा में इसको हमने x मान लिया ताकि इसको बार बार लिखना ना पड़े। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 15 से, इसको काट दीजिए, यानी कि ये कितनी बार कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये 15 से काटेंगे तो ये 15 से कटेगा, यानी कि 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और यहाँ पर आ जाएगा 10 से 5 15 7 105, यानी कि 27 आ जाएगा। 27 दूनी 154, यानी सॉरी यहाँ पर 54 हो जाएगा। 27 दूनी 54, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 54 आ चुकी है। तो 54 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, स्टडी द बार ग्राफ। ये क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर है। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ओवर द ईयर्स, ठीक। तो यहाँ पर आपको सेल्स ऑफ ब्लूटूथ ईयरफोन्स इन लाख, यानी कि ब्लूटूथ की बिक्री को यहाँ पर लाख्स के अंदर दिखाया गया है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ ईयरफोन्स फ्रॉम 2017 टू 2020, यानी कि 2017 से लेकर 2020 तक ईयरफोन्स की बिक्री में परसेंटेज वृद्धि जो है वो लगभग में आपको बतानी है कितनी हुई थी। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है 49.7, और यहाँ पर 2020 का दे रखा है 84, यानी कि 49.7 को आप लगभग में लिख सकते हैं। 49.7 दे रखा है, इसको लगभग में लिख सकते हैं 50, ठीक है। अब ये आपको लगभग में कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर हमने भी इसको क्या मान लिया? लगभग में मान लिया। ये आपके पास 2017 का डाटा है, 2017 का डाटा। और 2018 की बात करें, ये सॉरी यहाँ पर 2020 का देखना, तो ये 2020 के अंदर आपको दे रखा है 84, तो ये 84 इसका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपको कितने की वृद्धि दिखाई पड़ रही है? ये 34 ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 34 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है कितने पर? 50 पर, यानी कि 34 का 50 के साथ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 से कटेगा 2 बार, यानी कि 68% जो है वो आएगा। तो लगभग में जो है यहाँ पर ये 69, अब 68 ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये लगभग में आएगा आपके पास 69% जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। 3 घनों की भुजाएं आपको बतानी है कितनी थी। तो यहाँ पर वो जो घन बनाया गया है इसकी भुजा मान लीजिए स्मॉल a थी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी भुजा a1 ये आपको दे रखी है, a2 और a3, यानी कि ये 3 छोटे घनों का रेशियो, छोटे घनों की भुजाओं का रेशियो जो है वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर a1 की भुजा क्या हो जाएगी? 3x, a2 की 4x और a3 की 5x। तो इन तीनों घनों का आयतन इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब और बराबर a क्यूब के बराबर होगा। अब आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से पूरा नहीं लिखना, डायरेक्ट आप इनका क्यूब करके लिखते, बट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए बराबर हो जाएगा आपके पास a1 यानी कि 3x का क्यूब और प्लस a2 यानी कि 4x का क्यूब और प्लस के अंदर a3 यानी कि 5x का क्यूब और बराबर हो जाएगा ये स्मॉल a क्यूब के।
स्मॉल ए क्यूब के। तो इसको लिखेंगे सोल्व करके, तो ये आपके पास 27x³ आ जाएगा, और ये प्लस के अंदर 4 का क्यूब यानी कि 64x³ आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 का क्यूब यानी कि 125x³ आ जाएगा, और ये बराबर ए क्यूब के। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 180, 189, और ये आपके पास हो जाएगा 189 और 216। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा 189, 196, ये 216 हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, और x³ आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा a क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये क्यूब करेंगे इसका, यानी कि दोनों पक्षों में घन करेंगे, तो a बराबर जो है वो आपके पास आ जाएगा 6x, यानी कि 6 का क्यूब। यहाँ पर 216 जो है, 216 का घनमूल क्या होता है, 6 होता है, यानी कि ए की भुजा यानी कि इस वाले बड़े घन की भुजा जो है वो आपके पास आ चुकी है 6x। अब आपको विकर्ण दे रखा है, यानी कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3, यानी कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो है आपके पास कितनी, यहाँ पर 6x है, तो 6x√3। बट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है आपको दे रखी है, यानी कि ये बराबर दे रखा है आपको यहाँ पर 18√3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े घन का विकर्ण आपको दे रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा 18√3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर ये √3 से √3 कट जाएगा, और ये 36 का 18, यानी कि x बराबर जो है वो आपके पास 3 आ चुका है। बट आपको यहाँ पर भुजाओं का, यहाँ पर छोटे घनों की भुजाओं का रेशियो जो है वो आपको कितना दे रखा था, यहाँ पर a1, a2, a3, यानी कि इन तीनों घनों की भुजाओं का रेशियो दे रखा था 3:4:5, यानी कि ये भुजाएं आपके पास क्या हो जाएंगी, इनका 3 गुणा कर दीजिए, यानी कि इसका 3 गुणा करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 3 आई थी, तो इसका भी 3 गुणा करेंगे, इसका भी 3 गुणा करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर आपके पास ये यहाँ पर ये 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर ही आएगा। अब 9 सेंटीमीटर एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो यहीं से टिक कर देते, बट ये कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात आपको बताना। तो खरगोश की संख्या 3 है, और कुल पालतू यानी कि आपके पास ये 4, 3, 7, 2, 9 हो जाएंगे, यानी कि 1:3 जो है वो आपके पास आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो फॉर्मूला होता है आपके पास PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये आपके पास 2 वर्ष का दे रखा है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो प्रिंसिपल का ये हो जाता है, यानी कि स्वयं की 8/7 गुना, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 8/7 गुना। बट ये तो आपके पास अमाउंट आया है, यहाँ पर साधारण ब्याज आपको कैलकुलेट करना है, तो यानी कि -P भी करेंगे, प्रिंसिपल को इसमें से घटाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर P/7, यानी कि P से P यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि P से P कटेगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये P से P ये कट जाएगा, और 2 से ये कटेगा 50 आएगा, और इसके अलावा कुछ कटता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R बराबर आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 50/7, 50/7, यानी कि 7 से ही 1/7% जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि तालिका वर्ष 2012 से 2016 के दौरान 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित पात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है, तो गोवा से उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा में पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष में आपको यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा है वो आपको बताना है। तो गोवा के अंदर आपको देखना है, यहाँ पर उपस्थित ये रहे और पात्र ये 810, यानी कि 810, 7800 में से 810 क्या रहे, उपस्थित रहे। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2013 का डाटा, 2012 का, 2014 का, 2015 का दिखाई पड़ रहा है, तो 2016 का हम चेक ही नहीं करेंगे। तो अगर हम 2012 की बात करें, 2013 की बात करें और 2014 की बात करें और इसके अलावा 2015 की बात करें, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इसका प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2012 के अंदर देखिए 810, 7800 में से 810। अब यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना था, बट यहाँ पर परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, वैल्यू एलिमिनेट से हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि लगभग में अप्रोक्सीमेट से इसको लगभग में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास 7500, 800 में से ये 7500 में से 800 जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 7500 में से 800, और यहाँ पर आपको दे रखा है पात्र 920, कितने में से 8800 में से, यानी कि आपके पास हो जाएगा 920 कितने में से 8800 में से। और यहाँ पर 2015 की बात करें तो ये आपका 850 दे रखा है, 850 कितने में से 7200 में से, 7200 में से। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर
अंश में ऊपर यहाँ पर 810 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर 800 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा। बट यहाँ पर हर में कितने का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, 300 का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये वैल्यू जो है हर में जो आपके पास जितनी बड़ी संख्या होगी वो वैल्यू उतनी ही कम आएगी। तो यहाँ पर हर में ज़्यादा बड़ा डाटा आपको इस वाली भिन्न में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये वैल्यू कम आएगी। तो 2013 का डाटा जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखिए, यहाँ पर 920 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर 850 दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपर डिफरेंस कितना, अंश में डिफरेंस कितने का दिखाई पड़ रहा है, ये 70 का डिफरेंस। बट यहाँ पर बटे में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको लगभग 1800, यानी कि 1800 का, ये सॉरी यहाँ पर 1600 का लगभग में डिफरेंस जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर बटे के अंदर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास हो जाएगा, इससे 2015 का डाटा जो है इससे बड़ा होगा, क्यों, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 850 में से, हाँ सही है। तो यहाँ पर ये 7200 जो है बटे के अंदर कम है, तो यहाँ पर ये 8800 से ये बटे के अंदर जो है हर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाटा है, तो ये सबसे कम आएगा। यानी कि फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पर 2013 का डाटा हमारे पास सबसे ज़्यादा है और 2015 का। अब इन दोनों के अंदर कंपेयर करा लेते हैं, यानी कि बटे में यहाँ पर 7500 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर 7200, यानी कि 300 का डिफरेंस ऊपर हर में, तो यहाँ पर 50 का, यानी कि ज़्यादा का डिफरेंस, ये सॉरी ऊपर अंश में जो है 50 का डिफरेंस ही दिखाई पड़ रहा है, बट बटे में जो है 300 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सबसे कम वैल्यू जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हर के अंदर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 2013 का डाटा जो है उससे ज्यादा आएगा 2015 का डाटा। तो 2015 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रम से 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, यहाँ पर कैलकुलेट करना। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों ट्रेनों की लंबाई को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें जो है अपनी भी लंबाइयाँ कवर करेंगी। तो ये आपके पास हो जाएगा ऊपर 250, ऊपर हो जाएगा ये 250 और बटे के अंदर आ जाएगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, ये 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। बट ये 250 क्या था, मीटर में था, तो इसको भी हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से इसको गुणा करा लेंगे। और इसके अलावा वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये 10 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये 5 से कटेगा, ये 5 आ जाएगा, 18 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 90 सेकंड का समय जो है वो आपके पास आ जाएगा। दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर के 3 गुना के बराबर है। तो त्रिज्या आर के संदर्भ में त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि त्रिज्या आर दे रखी है, तो ये चाप की लंबाई आपको इसकी 3 गुना दे रखी है, यानी कि 3r दे रखी है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में l प्लस आर, l इंटू में r होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है l, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई है, और ये आपको दे रखिए l बराबर 3r, यानी कि त्रिज्या की 3 गुना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू में ये 3r आएगा, इंटू में r आएगा, 3/2 यानी कि ये 1.5 हो जाएगा, और r इंटू में r यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.5 r स्क्वायर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। यदि sin x बराबर 3/10 है तो 10x प्लस cot x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो ये sin x, ये 10x को लिख सकते हैं आप sin x बटे में cos x, और ये प्लस में हो जाएगा cos x बटे sin x, cos x बटे sin x। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आएगा sin x इंटू में cos x, sin x इंटू में cos x, और ऊपर जो है यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आएगा, जिसकी वैल्यू जो है 1 होती है। तो यहाँ पर sin x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, तो cos x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो cos x जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से cos x बराबर होता है, cos x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि अंडर रूट के अंदर होता है ये, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन की वैल्यू तो 3/10 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर 9/10 का स्क्वायर 100, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 91, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 91, और बट्टे के अंदर 100 का वर्गमूल करेंगे तो ये 10। तो यानी कि cos x की वैल्यू जो है अंडर रूट 91/10 आई है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 1 के बट्टे में यहाँ पर रखेंगे 3/10 और इंटू में यहाँ पर cos x की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 91 बटे यहाँ पर रखेंगे 10। तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 100 बटे आ जाएगा 3 अंडर रूट 91। ये आपका आंसर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या आपको इतनी देर की 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर ये 5% की वृद्धि हुई पुरुषों की जनसंख्या में, और इसके अलावा 7% की वृद्धि हुई यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या में। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 18,000 के अंदर ये 18,000 थी, 18,000 से ये कितनी बढ़ गई, यानी कि आपके पास 1200, ये 1200 से बढ़ गई, यानी कि 1200 की वृद्धि हुई
1200 की वृद्धि हुई 18,000 पर। तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 6 से कटेगा यानी कि आपके पास 6 त्रिका 18 होगा, और यहाँ पर ये कटेगा तो ये आपके पास हो जाएगा 6 दूनी का 12 यानी कि 20/3। तो 20/3 जो है ओवरऑल परसेंटेज में वृद्धि निकल कर आई है, बट ये फ्रैक्शन में आई है। तो यहाँ पर इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों डाटाओं को 3 से गुणा करा दीजिए, यानी कि आपके पास हो जाएगा 5 या 5 त्रिका 15, 5 त्रिका 15 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, ये 1 यूनिट बचा है, और यहाँ पर 20 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 यूनिट, यानी कि 1:5 जो है वो आपके पास राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि धारा के अनुकूल चाल जो है वो आप u मान लीजिए, और धारा के प्रतिकूल चाल जो है वो आप v मान लीजिए। तो यहाँ पर ये अनुकूल और प्रतिकूल चाल जो है हमने मान ली। और समय की बात करें तो यहाँ पर ये ओवरऑल समय जो है 12.5 घंटे, यानी कि 12.5 घंटे हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 12.5 को हम लिख सकते हैं 125/10 घंटे, 125/10 घंटे। बट यहाँ पर ये u जो है यहाँ पर चाल है 60 किलोमीटर की दूरी तय की गई u चाल से, और इसके अलावा जो है यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई v चाल से। अब ये समय का ही हो गया, ठीक है, और समय ओवरऑल समय जो है हमारे पास 125/10 घंटे का लग रहा था, तो ये बराबर हो जाएगा 125/10 के। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। इसी तरह से आप इक्वेशन सेकंड भी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा 84/u, 84/u, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 84/u हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर हो जाएगा ये 63/v, 63/v, और ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर ओवरऑल समय की बात करें तो 18 घंटे 54 मिनट, यानी कि 18 घंटे 54 मिनट को हम क्या करते हैं घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 18×3, ये आपके पास हो जाएगा कितने से कट रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6×9 = 54, यानी कि यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ये 9, और यहाँ पर ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ओवरऑल समय की बात करें तो ये 189/10 आ जाएगा, 189/10 घंटे का समय आ जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 189/10। तो अब आपके पास ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन आ चुके हैं, अब यहाँ पर u और v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब u और v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसी एक चर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, यानी कि एक चर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 63 को 40 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन होगा, यहाँ पर 60 और ये 84 यानी कि 12 का मल्टीपल दिखाई पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। यहाँ पर इसको करेंगे तो ये आपके पास 12 से, देखिए इसको डिवाइड करेंगे 60 को तो 12×5 = 60, और यहाँ पर 12×5 = 60, और 7 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास ये 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 और 7 से गुणा करेंगे तो ये 12×7 = 84, यानी कि इसको 7/5 से गुणा करेंगे तो ये एक चर जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 12, ये 5 से डिवाइड करेंगे 12 और 7 से गुणा करेंगे 84/u, और ये प्लस के अंदर यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, 8×7 = 56v, और ये बराबर यहाँ पर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, और 7 से गुणा करेंगे तो 175, और बट्टे में आ जाएगा 10। तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को घटा लेंगे, यानी कि ये चिन्ह माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से कट जाएगी क्योंकि बराबर है। अब यहाँ पर 63 में से 56 घटाएंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये 7 बचेगा, यानी कि 7/v, और ये बराबर आ चुका है। यहाँ पर ये कितना बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा 14, यानी कि 14 और बटे में 10, यहाँ पर ये 7 से कटेगा, यानी कि 7 से अगर इसको काट देंगे तो ये आपके पास 7 दूनी का 14, यानी कि यह 2 से कटेगा 5। तो यहाँ से v की वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि v की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 किलोमीटर/आवर आ चुकी है, ठीक है, ये v की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से आप क्या कर लेंगे, u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इसी इक्वेशन से चाहे तो आप इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इससे आसान रहेगा, यानी कि 60/u हो जाएगा, 60/u, और प्लस के अंदर ये 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू जो है 5 रखेंगे तो ये 5×8 = 40, यानी कि 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 12.5 लिख लेता हूँ, यानी कि 12.5, 8 इधर लाकर घटाएंगे तो 4.5 बच जाएगा, यानी कि 60/u, और बराबर ये 4.5, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे में 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 12 से कटेगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर ये 15 से काट दीजिए, 15×4 = 60, और ये 15×3 = 45, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 40/3। अगर यहाँ पर इसको लिखें 40/3 को तो ये आपके पास हो जाएगा 13, ये 3 एकम 3,
और यहाँ पर 3 त्रिका 9.33, इस तरह से ये आपके पास से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लगभग में अगर बात करें इसकी, यानी कि लगभग में जो है ये आपके पास हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यू की वैल्यू जो है वो आपके पास इतनी आ चुकी है और ये वी की वैल्यू जो है वो आपके पास इतनी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बी की वैल्यू। बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, यानी कि सॉरी यहाँ पर बोट की वैल्यू, ठीक है। तो ये बी यानी कि बोट की वैल्यू, नाव की चाल जो है वो आपके पास होती है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में यू प्लस का वी, यानी कि यू आपके पास आ चुका है 13, यू आपके पास आ चुका है 13, तो 1/2 इंटू में आ जाएगा ये 13 और प्लस का वी आया था 5, यानी कि ऐड करेंगे तो ये 18/2, यानी कि लगभग में आएगा ये 9, ठीक है। तो ये 9 किलोमीटर पर आवर जो है निकटतम पूर्णांक कैलकुलेट करना था, तो 9 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5,520 में बेची। यदि इसे 4,370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर 20% का लाभ, यानी कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 5 रुपये की वस्तु जो है वो 6 रुपये में बेची जा रही थी, और यहाँ पर आपको दे रहा है इस 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 5,520 दे रखी है, यानी कि कितना गुना दे रखी है। तो ये आपको दे रखी है, यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 नम 54, यानी कि 9 बार चला गया, और यहाँ पर 6 दूनी का 12, यानी कि 920 गुना दे रखी है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ चुका है, इसको भी 920 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इसको भी 5 को अगर 920 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 दूनी का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हासिल 1, 9 5 45, 1 46, यानी कि 4600 आ जाएगा। बट यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस जो है वो आपको क्या दे रखा था, 4370, यानी कि 4370 दे रखा था। SP डैश जो है वो आपको दे रखा था 4370। तो यहाँ पर कितने अधिक में बेची जाती ये वस्तु, यानी कि आपके पास एक यहाँ पर डिफरेंस आपको कितने का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 30 का ये और 230 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 230 कम में बेची जाती, यानी कि इसको लॉस होता, 230 कम में बेची जाती, यानी कि इसको लॉस होता, तो ये लॉस किसके बराबर आ जाता है, यानी कि ये 230 का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, और कितने पर, ये 4600 पर। तो ये गुणा कर देंगे 100 से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और ये 23 से कटेगा, यानी कि 23 दूनी 46, ये ऊपर आ जाएगा 10, और ये आपके पास आ जाएगा 2, 10/2, यानी कि लगभग ये जो है 5% हानि जो है इसको होगी। अब ये हानि होगी क्योंकि कम में बेची जा रही है वस्तु, तो ये 5% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मित्रों के एक समूह है कि औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरू में समूह में कितने लोग थे ये आपको बताना। तो मान लीजिए शुरू में समूह के अंदर जो है x लोग थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी, तो गुणा कर दीजिए 27, ये 27, ये x लोगों की कुल आयु आ चुकी है, ठीक है। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है, अब 4 नए मित्र हैं जिनकी औसत आयु क्या है 25 वर्ष है, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए जाते हैं, तो टोटल जो है ग्रुप की आयु अब आपके पास ये हो जाएगी। अब यहाँ पर दे रखा है उनमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। अब पूरे समूह की बात करें तो कितने लोग हो चुके हैं, x पहले थे और 4 और ऐड कर दिए गए, यानी कि x + 4 हो चुके हैं, और पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है, यानी कि इंटू में 26 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि कुल आयु बराबर हो जाएगी पूरे ग्रुप की। तो ये यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि आपके पास हो जाएगा 100, और यहाँ पर ये 24 चौके 96, यानी कि 100 में से 96 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, यानी कि और यहाँ पर ये 26x, 27x में से 26x घटाएंगे तो x बचेगा, तो x बराबर 4 जो है वो आपके पास आ चुका है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, बट इतना भी यहाँ पर आपको नहीं करना था कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 आ रहा है, फिर इधर लेकर जा रहे हो माइनस आ रहा है, 96 से माइनस कर रहे हो, तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आपको बताना था 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 484 का आप क्या कर लेंगे, भाजक कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 एकम 2, ये 2 दूआ 4, और ये 4 दूनी 8 और 2 दूआ 2, यानी कि ये आपके पास 2 दूआ 4, यानी कि 242 आ जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से ये कट रहा है, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूआ 4, 2 एकम 2, यानी कि फिर से यहाँ पर 11 का आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 11 बार, और 11 का फिर यहाँ पर 1 बार जाएगा, यानी कि ये आपके पास पूर्ण वर्ग कितने आ चुके हैं, यानी कि एक टुकड़ा आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है 2 गुणे 2, यानी कि ये आपके पास 4, ये आपके पास पूर्ण वर्ग है। 11 गुणा 11 यानी कि ये भी आपके पास पूर्ण वर्ग यानी कि 121 बनाएगा। और इसके अलावा आपको ये 1 दिखाई पड़ रहा है, ये भी तो पूर्ण वर्ग है। और इसके अलावा ये 484 जो संख्या दे रखी है ये स्वयं भी तो पूर्ण वर्ग है। तो इनका टोटल कर लीजिए, यानी कि 4 प्लस का 121 और प्लस का 1 और प्लस के अंदर 484, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5 और यहाँ पर आ जाएगा
6 और 4 10, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो आपका 0 और 0 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 610 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य होने के लिए आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिव नंबर्स का योग कैलकुलेट करते हैं और फिर उनका माइनस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर इनका योग करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 15 और 2 17, 17 में से माइनस करेंगे 6 3 9, यानी कि 17 में से माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर आपके पास 8 बचेगा, 8 नॉट डिविजिबल 11, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर इसके बात करें तो ये आपके पास 9 5 14 और 14 3 17, और 17 में से माइनस करेंगे 18, 17 में से माइनस 17 में से माइनस करेंगे 8, तो ये आपके पास 9 बचेगा, 9 कटेगा नहीं, यानी कि 11 से, तो ये आपका रॉन्ग आंसर। इसके बाद 9 1 10 और 10 और 1 10 और 4 14, और 14 में से माइनस करेंगे 14, यानी कि आपके पास हो जाएगा 0, और 0 11 से डिविजिबल है, तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट है। अगला आपको चेक करने की ज़रूरी भी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर 2910 डिग्री, इसकी यहाँ पर ये आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको यहाँ पर देखिए 2910 डिग्री है, यहाँ पर आप 360 डिग्री का मल्टीपल ढूंढिए, तो 360 डिग्री का अगर मल्टीपल ढूंढें तो 360 डिग्री का यहाँ पर देखिए 360 डिग्री का लगभग कितना मल्टीपल है कि इसके आसपास चला जाए। देखिए 7 3 21, यानी कि 7 या 7 6 42 हासिल 4 और 7 3 21 और 4, ये तो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाएगा। 8 से करते हैं, 8 6 48 और 8 6 48 हासिल 4, 8 3 24, हाँ ये लगभग में पहुंच रहा है, यानी कि 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 6 48 का 8 और ये 8 3 24 और 4 हो जाएगा 28, यानी कि 2880 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर कितना कम रह रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 30 डिग्री और होता तो हमारा ये 2910 डिग्री बन जाता, यानी कि इसमें हमें 30 डिग्री की और आवश्यकता होगी, तो प्लस का 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 30 डिग्री, यानी कि 2910 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू में 8 और प्लस का 30 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री का मल्टीपल हमने क्यों ढूंढा है, इसको जरा एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बांट दें 4 चतुर्थांशों के अंदर, तो ये आपके पास हो जाता है फर्स्ट चतुर्थांश और ये आपके पास हो जाता है सेकंड चतुर्थांश। अब फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर जो है साइन ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर आपके पास साइन और कोसेक, और थर्ड के अंदर टेन कोट पॉजिटिव होता है और फोर्थ के अंदर कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये 0 डिग्री पर होता है, और जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं ये 90 डिग्री का हो जाता है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं ये 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। बट इससे आगे आप जब फिर से चलना शुरू करते हैं तो वो आपका 0 डिग्री से ही फिर से काउंट होता है, यानी कि 360 डिग्री पर जो है हम यहाँ पर एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर से आपका चक्कर लगना शुरू हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये चक्कर लगते रहते हैं, तो इस तरह से इसका मतलब क्या है 360 डिग्री के 8 चक्कर यहाँ पर लग रहे हैं, और फिर यहाँ पर 30 डिग्री की कमी आपको दिखाई पड़ रही है, यानी कि प्लस का 30 डिग्री हो रहा है, तो प्लस का होगा, यानी कि इस आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर कितना बढ़ेंगे 30 डिग्री तक आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 30 डिग्री आगे तक बढ़ेंगे, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और 360 डिग्री पर ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते नहीं है, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा कोसेक में ही रहेगा, ये है कोसेक में ही रहेगा, कोसेक, और किस में रहेगा 30 डिग्री में, 30 डिग्री में, बट ये पॉजिटिव भी होगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ये आपका 4260 डिग्री है, ठीक है 4260 डिग्री। अब इसके लगभग में हम पहुँचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, देखें 8 से तो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाएगा, यानी कि 10 से अगर 360 डिग्री को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3600 डिग्री काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर भी 11 से करते हैं तो 11 छंग 66 और 11 3 33 और 6 आपके पास 39, फिर भी कम है, यानी कि 12 से इसको करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 12 छंग 72 आ जाएगा, और हासिल आ जाएगी 7, और आपके पास आ जाएगा 12 3 36 और 7 हो जाएगा 43, यानी कि 320 या 4320 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना कम रह रहा है कि ये 4260 डिग्री हो जाए, तो ये तो ज़्यादा आया आपके पास, तो इसमें से कितना घटाएंगे, तो ये आपके पास 20 डिग्री और 40 डिग्री और घटाएंगे, यानी कि 60 डिग्री इसमें से अगर घटाएंगे तो आपके पास ये 4260 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे 60 डिग्री, इसमें से भी माइनस करेंगे 60 डिग्री। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब सेम यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लागू होती है, यानी कि यह कितने राउंड पूरा कर रहा है 360 डिग्री के, ये टोटल जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर 12 राउंड पूरा कर रहा है, बट यहाँ पर -60 डिग्री हो रहा है। अब -60 डिग्री हो रहा है तो यानी कि ये वापस आएगा 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक बैक आएगा, और यहाँ पर ये चौथे चतुर्थांश के अंदर आपका आ जाएगा 60 डिग्री तक, ठीक है। अब चौथे चतुर्थांश के अंदर जो है वो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर तो ये सेक था,
और सेक था तो -60 डिग्री हो रहा है, तो सेक तो पॉजिटिव में ही रहेगा। और 360 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते, तो ये सेक में ही रहेगा और सेक आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर अगले इतने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे डायरेक्ट इनको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2565 डिग्री है, ठीक है, 2565 डिग्री। अब इसको लगभग में कितना लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर 8 से गुणा किया था तो ये 2880 डिग्री आ रहा था, तो इसको 7 से गुणा करके देख लेते हैं, यानी कि आपके पास 360 डिग्री इंटू में 7 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 × 42 का 2 और हासिल आएगी 4 7 का 21 और 4 कितना हो जाएगा 21 और 4 25, यानी कि ये आपके पास 2520 डिग्री आ जाएगा। तो कितना कम आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पर आपको कम दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 45 डिग्री ऐड करते तो हमारा काम बन जाता, यानी कि इसको 45 डिग्री। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 360 डिग्री के यहाँ पर ये कितने राउंड पूरे हो चुके हैं, 7 चक्कर पूरे हो चुके हैं। 45 डिग्री जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रथम चतुर्थांश में आना पड़ेगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में 45 डिग्री का, तो ये प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि आपके पास प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि प्लस 45 डिग्री तक चले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1755 डिग्री की। 1755 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1755 डिग्री को हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास चला जाए, यानी कि 360 डिग्री को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18 यानी कि ज़्यादा ज़रा, तो यहाँ पर 5 से करते 5 × 15, 5 × 30 और 5 × 15 3 18, तो यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई करने पर काम बन जा रहा है, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 5 × 30 और हासिल 3 5 × 15 और 3 18, यानी कि 1800 डिग्री है। अब यहाँ पर इसको 1755 बनाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर ये 45 जो है, यहाँ पर लगभग जो है ये 45 डिग्री जो है माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि 45 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे तो ये कोट तो यहाँ पर कोट ही रहेगा, बट यहाँ पर ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 5 चक्कर 360 डिग्री के पूरे हो रहे हैं, बट यहाँ पर 45 डिग्री हमें क्या आना पड़ रहा है, बैक आना पड़ रहा है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में ये माइनस का चिन्ह होगा, चौथे चतुर्थांश में ये माइनस का होगा, क्योंकि कोट है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, कोट हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और ये कोट 45 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका है। 45 डिग्री और ये कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि कट जाएगा, और यहाँ पर ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है और प्लस में सेक 60 डिग्री की वैल्यू भी 2 होती है, यानी कि 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा समय दिया इस क्वेश्चन के अंदर मैंने। इसके बाद दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें, तो ये आपके पास सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दिखाई पड़ रहा है, तो यानी कि 90 डिग्री पर ये सेक किस में चला जाएगा, कोसेक में चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा कोसेक, बट यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ये पॉजिटिव रहेगा और ये कोसेक 90 डिग्री रहेगा, बट इसका स्क्वायर था तो ये कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री रहेगा, ये सॉरी यहाँ पर ये थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री की जगह यहाँ पर थीटा आएगा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये माइनस के अंदर कोट स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है, और बट्टे के अंदर जो है ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू में ये साइन 35 डिग्री और ये साइन 55 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए इसको 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं 35 डिग्री, तो ये किस में चला जाएगा, यानी कि कोस में चला जाएगा, तो ये यहाँ पर साइन स्क्वायर 35 डिग्री और ये प्लस के अंदर कोस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ऊपर आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और बटे में ये 2 इंटू में इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद C1 और C2 दो सेकेंडरी वर्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, यानी कि आपको 2 सर्कल दे रखे हैं, यहाँ पर 2 सर्कल अगर हम बनाएं तो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है वो मान लीजिए C1 है, ठीक है, और C2 की त्रिज्या C1 से कम है, यानी कि ये आपका दूसरा वृत्त जो बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, यानी कि ये आपके पास जो दूसरा वृत्त बनेगा वो इस वृत्त के अंदर बनेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि इस वाले वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, तो पहले तो ये देख लीजिए ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है। यहाँ पर C1 की रेडियस जो है वो C2 की रेडियस से कम है, तो इसके अंदर ही बनेगा C2, ये तो आपको पता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कि C1 की जीवा जो है वो AB है, AB भुजा जो है वो C1 की जीवा है, ये AB भुजा है, ठीक है, और ये AB जो है वो C1, ये C1 की क्या है, जीवा है, बट C2 पर स्पर्श करती है बिंदु P पर, यहाँ पर ये बिंदु P पर स्पर्श करती है इसको, तो AP की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, ये देखिए AP जो है इस वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है,
इस वाले वृत्त की तो क्या त्रिज्या है, यानी कि ये छोटे वाले वृत्त C2 की तो क्या है त्रिज्या, तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये इस भुजा पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर टोटल थी, तो ये AP और AB को कितने कितने में बांट देगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में बांट देगी, यानी कि बराबर बराबर बांट देगी। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 22वें क्वेश्चन की बात करें तो PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वृत्त पर एक बिंदु है, ठीक है। तो एक वृत्त यहाँ पर भी बना लेते हैं, यानी कि आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और इस पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक स्पर्श रेखा है जो कि यहाँ पर इसको बिंदु T पर यहाँ पर स्पर्श करती है, बिंदु T पर स्पर्श करती है, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा। अब यहाँ पर PT बराबर 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है और PO बराबर 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो यहाँ से P बिंदु से लेकर इस O बिंदु तक की डिस्टेंस जो है वो आपको कितनी दे रखी है, ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस यानी कि त्रिज्या जो है इस वृत्त की वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो अब आपको पता है यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो ये 12 है और ये 13 है, ट्रिपलेट से ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि आपके पास 5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर लीजिए कि नहीं। दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग आपको यहाँ पर दे रखा है 784 है, तो वो प्राकृत संख्या मान लीजिए A + B थी और इनका योग का वर्ग आपको दे रखा है 784। तो 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का होता है, तो यानी कि A + का B बराबर आ जाएगा 28। इसके अलावा जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 192, यानी कि A × B जो है वो आपको दे रखा है 192 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि A - B इंटू में A + का B हो जाएगा फॉर्मूला। तो A + B की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, A - B की। A + B की वैल्यू हमारे पास ये है, तो A - B बराबर क्या हो जाएगा, A - B बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर A + का B का होल स्क्वायर माइनस के अंदर 4AB, बट AB की वैल्यू तो आपको यहाँ पर 192 दे रखी है, 192 दे रखी है, और A + B का होल स्क्वायर की वैल्यू 784 दे रखी है। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर करेंगे 784 और माइनस 192 को 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि आपके पास माइनस हो जाएगा 4 दूनी का 8 और ये 9 चौके 36 हासिल 3 और ये 4 3 768। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो यहाँ पर ये 16 बच रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 4 आ रही है। तो A - B की वैल्यू 4 है और इंटू में A + B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28 है, तो 28 चौके कितना हो जाएगा 112 जो है वो आपके पास राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक फ्रॉक का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 4500 है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 4500 इसका क्या है, मार्क प्राइस है, यानी कि 4500 इसका मार्क प्राइस है। इस पर यहाँ पर 20% की छूट यानी कि 4/5 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी छूट मान लीजिए X% थी, तो 100 में से माइनस करेंगे X और बटे में परसेंटेज निकालने के लिए बटे में कर दीजिए 100 से। तो ये बराबर जो है सेलिंग प्राइस यानी कि इसके बराबर होगी 2400 के, तो ये बराबर 2400 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा, ये कितना आएगा 9 × 5 = 45 और यहाँ पर ये आपके पास 4 से कटेगा, यानी कि आपके पास 6 चौके 24 यानी कि 600 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 यानी कि आपके पास 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 200। तो यहाँ पर ये 300 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 200। तो माइनस करेंगे, ये 3x इधर चला जाएगा, यानी कि 3x बराबर ये 200, इसमें से घटाएंगे यानी कि 100 बच जाएगा। x बराबर 100/3, तो आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3% आंसर होगा। तो ये 24वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, L² - M² का मान ज्ञात करना था, तो A² - B² का, ये देखिए इसका मान ज्ञात करेंगे तो ऊपर A² - B² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि L - M होगा इंटू में L + का M होगा, L + का M होगा और बटे में आपको दे रखा है L + M का होल स्क्वायर, L + M का होल स्क्वायर। तो एक घात से ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी, यानी कि L - M बटे में L + M जो है वो आपके पास राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो आज थोड़ा सा पेपर को सोल्व करने में टाइम लगा। बाकी क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।